वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। नाइन्थ क्लास का वर्क एंड एनर्जी टॉपिक हम कर रहे थे। ये चैप्टर था वर्क एंड एनर्जी नाइन्थ क्लास का। और पिछली बार जो लेक्चर था, इस चैप्टर का लेक्चर 1 जो था, इट वाज अबाउट वर्क। हमने वर्क को डिटेल में समझा और मुझे उम्मीद है बहुत सारी नई चीज़ें आपको उसमें सीखने को मिली होंगी। लेकिन आज जो टॉपिक हम लेकर चल रहे हैं, इट इज़ अबाउट एनर्जी। हम आज बात करेंगे एनर्जी के बारे में। लास्ट टाइम हमने वर्क के बारे में बात किया था। वर्क से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हमने समझी, जो जिनमें से काफ़ी चीज़ें तो आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें नई भी थी। और न्यूमेरिकल्स भी आपने उसमें, आपको याद होगा, वर्क से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आपने समझे। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, इट इज़ अबाउट एनर्जी। ये पूरी तरह से एनर्जी के बारे में है और इम्पॉर्टेंट भी है। देखिए, जब आप वर्क और एनर्जी बात करते हैं तो वर्क और एनर्जी हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाले ये वर्ड्स हैं। दोनों ही वर्ड्स हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाले हैं। तो अक्सर इनसे रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन्स भी होते हैं और इनसे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी होती हैं, तो वो भी हमें पता होनी बड़ी ज़रूरी होती हैं। तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया, अक्सर जो वर्ड्स डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं, उनका डे टू डे लाइफ में जो हम मीनिंग समझते हैं, साइंस में उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, वो अलग होता है। एनर्जी के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। तो खैर, बात करते हैं एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की जब बात आती है फिज़िक्स में, तो वर्क, एनर्जी, पावर, ये इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम इनको कंसीडर करते हैं अक्सर। आपको मैं बता सकता हूँ ऐसा क्यों है। क्योंकि अ, आप देखिए, जब आप एनर्जी की बात करते हैं तो बहुत सारी जगहों पर एनर्जी जो है वो, वी यूज़ एनर्जी टू डू वर्क, ओके, टू मेक ऑल मूवमेंट्स। जितनी भी मूवमेंट्स हैं, जितना भी काम है, उसको करने के लिए एनर्जी की ही ज़रूरत पड़ती है। इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि लाइफ जो है वो एनर्जी के बगैर नहीं चल सकती। आप जो खाना खाते हैं वो आपके शरीर को एनर्जी देती है और उस एनर्जी के कारण ही आप चल फिर पाते हैं और डे टू डे लाइफ के जितने भी काम होते हैं वो आप कर पाते हैं। ओके, इसके अलावा ये तो एक छोटी सी एग्जांपल होगी, छोटी सी बात होगी, लेकिन अगर आप इसके अलावा अगर आप सोचेंगे तो आपको पता लगेगा आपके आसपास जितना भी काम हो रहा है, जितनी भी चीज़ें आपको चलती फिरती दिख रही हैं, या जितने भी मूवमेंट आपको दिख रहा है, या और भी जितने भी फिजिकल वर्क आप देख पा रहे हैं, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ एनर्जी। कार्स, प्लेन्स, ट्रेन्स, मशीन्स एंड, मतलब कितनी सारी चीज़ें हैं, ये सभी जो है एनर्जी के कारण ही चलती हैं। अगर एनर्जी ना हो तो ये कैसे चलेंगी, पॉसिबल नहीं है। आपके शहर जो है, आपका घर जो है, उसमें लाइट है, आपके घर में पंखे चल रहे हैं, एसीज चल रहे हैं, किसके कारण है? एनर्जी के कारण ही है। ठीक है। इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में जब आप सोचेंगे तो आप एकदम से एनर्जी के बारे में आपको ध्यान आएगा। और एक और बात मैं आपको बताता हूँ जो अक्सर आपने सुनी होगी, और वो ये है कि जो सन है, सन, सूर्य, इट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। इसको हम मानते हैं कि ये अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स जो है, हम किसको मानते हैं? वी कंसीडर सन द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन से मिलने वाली एनर्जी को हम सोलर एनर्जी कहते हैं। ठीक है। आज से करोड़ों साल पहले ज़मीन पर जो पेड़ पौधे थे, वो ज़मीन में आने वाली चेंजेस के कारण, अर्थ पे आने वाली चेंजेस के कारण, दे गॉट बuried अंडर द सर्फेस ऑफ अर्थ। ओके, दे टर्न इनटू कोल। The organisms which got buried under the surface of earth, they turned into petroleum. Okay, so पेट्रोलियम और कोल, ये भी जो है, ये भी हम ऐसा मानते हैं
इनमें जो एनर्जी, इनसे जो एनर्जी हमें मिलती है वो एनर्जी भी जो है वो सन की एनर्जी। आज से करोड़ों साल पहले सन जब चमकता था और ये ऑर्गेनिजम्स, ये प्लांट्स, ये ट्रीज उससे एनर्जी लेते थे, ज़मीन के अंदर ये दब गए, कोल में कन्वर्ट हो गए, पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए, और आज ये हमें एनर्जी दे रहे हैं। तो सन से ही जो एनर्जी इन्होंने ली वो आज हमें वापस मिल रही है। तो सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। कोल और पेट्रोलियम से मिलने वाली एनर्जी भी सन से मिलने वाली एनर्जी ही है। बहता हुआ पानी, ओके, पानी जो बह रहा है, वाटर, ये जो वाटर एनर्जी होती है जो रिवर्स की फॉर्म में बह रहा है, ओके, ये एनर्जी भी जो है ये सन की ही एनर्जी है। कैसे? आप देखिए, बड़े बड़े ग्लेशियर्स पिघलते हैं और उनसे नदियां बनती हैं। तो ग्लेशियर्स पिघलते क्यों हैं? सन से एनर्जी लेते हैं और ग्लेशियर्स जो है पिघलते हैं, वाटर की फॉर्मेशन होती है, वाटर बहता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी हम बनाते हैं। तो वो बिजली जो हम बना रहे हैं वो भी एक्चुअली किसके कारण है? सन के कारण है। और इस तरह की बहुत सारी बातें। विंड एनर्जी किसके कारण है? सन के कारण है। ओके। और बहुत सारी इस तरह की एनर्जी जब आप सोचते हैं तो आपको सन का ख्याल ज़रूर आना चाहिए। सो वी कॉल सन द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। खैर, बात हमने ये नहीं करनी थी, लेकिन बात उस तरफ मुड़ गई। तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में? लेट अस स्टडी एनर्जी। एनर्जी है क्या है? तो सबसे पहले हम देखते हैं एनर्जी क्या है। एनर्जी जो है वो, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। Energy is the ability, it is the ability of a body to do work. Okay? It is the ability of a body to do work. So, what is energy? What is energy? Energy is the ability of a body to do work. So, anybody, whether animate or inanimate, if it is able to perform work, it is said to possess energy. तो हर वो बॉडी, whether it is animate or animate, if it is able to perform work, it is said to possess energy. तो बहुत सारी आप इसमें एग्जांपल्स आप इसमें दे सकते हैं। आपके आसपास तो मैंने आपको बताया ना कि कितना काम हो रहा है। आप चल फिर रहे हैं, ठीक है, एनर्जी के कारण ही चल फिर रहे हैं। सो आप कोई सामान उठा पाते हैं, एनर्जी के कारण ही वो सामान जो है उठा पाते हैं। और बहुत सारी एग्जांपल्स देखिए, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देकर बताता हूँ। अगर सपोज करिए एक बॉल है, ओके, और ये बॉल एक दूसरे बॉल को स्ट्राइक करता है और ये बॉल भी जो है मोशन में आ जाता है। ओके, फिर से देख लीजिए, ये बॉल है एक, ठीक है, ये स्ट्राइक करता है इस दूसरे बॉल को, तो ये बॉल मूव कर रहा है और इस बॉल को उसने स्ट्राइक किया। ये बॉल मूव क्यों कर रहा है? ये बॉल मूव कर रहा है क्योंकि इसकी एनर्जी इसके अंदर एनर्जी है। ओके, और ये स्ट्राइक कर रहा है इस दूसरे बॉल को, और दूसरे बॉल को जब इसने स्ट्राइक किया तो ये बॉल भी मूवमेंट में आ गया। ओके, तो इस बॉल ने एनर्जी जो थी वो फॉरवर्ड कर दी इस बॉल में, तो ये बॉल भी मूवमेंट में आ गया। तो इसका मतलब है अब इसके पास भी एनर्जी है। इसके पास तो थी एनर्जी, ठीक है, इस बॉल के पास तो थी एनर्जी, इस बॉल के पास तो एनर्जी थी, अब इसने अपनी एनर्जी जो है आगे फॉरवर्ड कर दी, ठीक है, तो आप देखें ये भी मूवमेंट में आ जाएगी। तो व्हाट इज एनर्जी? एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। तो बहुत सारी आप एग्जांपल्स इस तरह की दे सकते हैं जिसमें एक बॉडी जो है पोजेसेस एनर्जी। यू नो, आपको पता होगा विंड मिल्स के बारे में आपने सुना होगा। ओके, तो विंड मिल्स में क्या होता है? विंड मिल्स अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, अक्सर आपको देखने को मिलेगा, और फिर उसमें इस तरह से ब्लेड्स बने होते हैं।
अब मैं तो प्रॉपरली बना नहीं पा रहा, लेकिन आपने देखे होंगे, ये मैं बहुत सारे ब्लेड्स बना दिए, इतने ब्लेड्स नहीं होते। ओके, तो जब हवा चलती है तो ये ब्लेड्स जो हैं ये घूमते हैं। ओके, इसको हम बोलते हैं विंड मिल। ये विंड मिल एक बहुत काम की चीज़ होती है। आप इस विंड मिल के बारे में बहुत सारी जानकारी इंटरनेट पे ले सकते हैं, ज़रूर लीजिए। तो विंड मिल जो है, जब तेज़ हवा चलती है या हवा जब चलती है तो ये ब्लेड्स जो हैं ये घूमने लग जाते हैं। जैसे ये आपके पंखे के ब्लेड्स होते हैं ये घूमते हैं, वैसे ही ये ब्लेड्स जो हैं ये भी घूमते हैं। जब तेज़ विंड होती है तो ये तेज़ घूमते हैं, जब विंड तेज़ नहीं होती तो ये आहिस्ता घूमते हैं। तो विंड जो है, हवा जो है, चलती हुई हवा जो है, इन ब्लेड्स को कैसे हिला पाती है? क्योंकि वो खुद भी एनर्जी पोजेस करती है, और जब ये ब्लेड्स घूमते हैं तो ये भी एनर्जी पोजेस करते हैं। तो बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे आसपास से हम दे सकते हैं। सैकड़ों एग्जांपल्स आपको अपने आसपास से मिल जाएंगे एनर्जी की। सो अभी मैंने जितनी भी एग्जांपल्स आपको दी, चाहे वो इस बॉल की एग्जांपल थी, चाहे ये विंड मिल की एग्जांपल थी, आपने जितनी भी ये एग्जांपल्स देखी, इसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, और वो क्या चीज़ होगी? अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पर आपको पता लगा होगा कि एक बॉडी ने, जैसे ये बॉल, इसने अपनी एनर्जी इस बॉल को दे दी। ओके, जैसे हवा, दैट विंड, उसने अपनी एनर्जी विंड मिल को दे दी। ओके, इस बॉल ने अपनी एनर्जी इस बॉल को दे दी। ओके, इस तरह से एनर्जी जो थी एक बॉल से दूसरे बॉल में फॉरवर्ड होगी। हवा की एनर्जी जो थी, विंड की एनर्जी जो थी, वो ब्लेड्स की तरफ चलेगी। तो आपने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की, और वो क्या थी? एनर्जी जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में गई, और जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में गई तो काम हुआ वहाँ पर, ठीक है ना? तो अब यहाँ पर एक बात आपने देखा कि बॉडी थी, मतलब जैसे यहाँ पर ये वाला बॉल, ये पहली बॉडी थी। इट पोजेस्ड एनर्जी, exerted force on the second ball, है ना, and transferred its energy to this ball. Let me explain it again. हम कहते हैं कि ये है बॉल ए, ओके, ये है बॉल बी। बॉल ए, इट possessed energy, exerted force on ball B. Ball A possessed energy, it exerted force on ball B and transferred its energy to ball B. So what happened as a result? यहाँ पर हुआ क्या? The object B, it moved and did some work, है ना? तो बॉल ए ने अपनी एनर्जी आगे ट्रांसफ़र कर दी, और बॉल बी जो था वो मूवमेंट में आ गया। जैसा मैंने आपको बताया, ये एरो डालकर मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये बॉल भी जो है मूव कर गया, और जब ये बॉल भी मूव कर गया तो बी बॉल जो है, दूसरा बॉल जो है, इट डिड सम वर्क। So what happened here? Here the object A, it made the object B to move and perform some work. तो इसका मतलब ये है, ऑब्जेक्ट ए had a capacity to do work. Object A had a capacity to do work. Okay? So any body, yeah, any object which possesses energy is capable of doing work. यही सेम बात जो है आप विंड के लिए बोल सकते हैं, ठीक है? विंड जो है उसमें एनर्जी थी, तभी तो ये ब्लेड्स जो है विंड मिल के ये हिले। ऐसे ही आप बहुत सारी और एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, मैं एक एग्जाम्पल देकर आपको बात समझाता हूँ। आप ध्यान से एक और एग्जाम्पल के बारे में सुनिए, और वहाँ पर आपको पता लगेगा। आप देखिए, आप लोड उठा पाते हैं। ओके, सपोज अ मैन pulls a load and does work.
तो ये पॉसिबल होता है एनर्जी के कारण। आप ज़ोर से किसी बॉडी को स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, जैसे आप हैमर लेते हैं और हैमर से एक नेल को स्ट्राइक करते हैं, और वो नेल जो है वो हैमर करने पर वो वुड के अंदर चला जाता है। यू आर एबल टू डू सम वर्क, दैट मीन्स पोजेस्ड एनर्जी, है ना। तो बहुत सारी ऐसी और एग्जांपल्स भी हम उनके बारे में भी बात कर सकते हैं। हमने क्या बात की? हमने बात की एनर्जी के बारे में। हमने बात की किसके बारे में? हमने बात की एनर्जी के बारे में। सो एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी और एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू सम वर्क, ठीक है। तो एनर्जी का यूनिट भी होता है, और आप देखिए ये यूनिट जो है वर्क से रिलेटेड ही होगा, ओके। तो देखिए, सिंस एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, तो यूनिट ऑफ एनर्जी वो भी जो है वो क्या है? इट इज जूल, ओके। एनर्जी जो है उसकी आपने देखा, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। मतलब एनर्जी टर्म और वर्क टर्म आपस में किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये आपने देखा। जब आप एनर्जी को डिफाइन करते हैं तो वर्क टर्म जो है वो भी बार बार रिपीट होता है यहाँ पर। ऐसा क्यों है? बिकॉज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी इज ऑलवेज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। So the unit of energy is same as that of work, and what is that? It is joule, okay। तो इसी तरह से आप इसको मेजर करते हैं, इस यूनिट में ही आप मेजर करते हैं। और कब आप बोलते हैं कि एक बॉडी जो है उसकी एनर्जी 1 जूल है? कब हम ऐसा कहते हैं कि एक बॉडी जो है उसकी उसकी एनर्जी 1 जूल है? तो वो मैं आपको बता दूं, 1 joule is the energy required to perform 1 joule of work. 1 joule of work के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है वो हम 1 joule ही उसको कंसिडर करते हैं, ओके। 1 joule वर्क के लिए 1 joule एनर्जी की ज़रूरत होती है। सो हाउ टू डिफाइन 1 joule of energy? 1 joule of energy is the energy which is required to perform 1 joule of work. Or when a body performs 1 joule of work, it is said to possess 1 joule of energy. When a body performs 1 joule of work, it is said to possess 1 joule of energy. और बिगर यूनिट्स यहाँ पर भी वही रहेंगे, 1 किलो जूल, 1 मेगा जूल, ये बिगर यूनिट्स रहेंगे जैसे कि आपने वर्क के केस में देखा था। सो आपने अभी भी क्या पढ़ा? आपने पढ़ा एनर्जी के बारे में, आपने पढ़ा एनर्जी और वर्क के रिलेशन के बारे में कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। फिर अभी अभी मैंने आपको बताया उसके यूनिट के बारे में, और फिर हमने डिफाइन किया क्या कि 1 जूल ऑफ वर्क जो है वो क्या होता है। अभी तक आप एनर्जी के बारे में पढ़ रहे थे। मैं अब आपको बताऊंगा एनर्जी की टाइप्स के बारे में। देखिए, एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स हैं, ठीक है। तो बहुत सारी टाइप्स एनर्जी की आपको स्टडी करने को मिलेंगी, लेकिन आज हम जिन टाइप्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे वो काइनेटिक एनर्जी है और दूसरा है मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो लेकिन इनको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ और एनर्जी की फॉर्म्स के बारे में बात कर लेता हूं जिनके बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा वैसे, ठीक है। तो देखिए, हीट एनर्जी, बहुत अच्छे से आप इसके बारे में जानते होंगे, है ना। हीट एनर्जी के बारे में कौन नहीं जानता? हीट एनर्जी, इट इज एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स टेम्परेचर। इसको थर्मल एनर्जी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इट इज ऑल्सो नोन एज थर्मल एनर्जी। बहुत सारी एग्जाम्पल्स आप इसमें दे सकते हैं। एग्जाम्पल एक ले लें, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ हॉट कप, सिंपल है ना। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ हॉट कप। सो हीट एनर्जी, इसको थर्मल एनर्जी भी कहा जाता है। और ये एनर्जी किसके कारण होती है? ये एनर्जी होती है किसी बॉडी के टेम्परेचर के कारण। ज़रा सोचिएगा, क्या हमारी बॉडी भी ये एनर्जी पोजेस करती है?
इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। चलते हैं दूसरी एनर्जी की फॉर्म के बारे में बात करते हैं, और वो है केमिकल एनर्जी। हीट एनर्जी के बारे में बताया मैंने, केमिकल एनर्जी के बारे में बता रहा हूं। और केमिकल एनर्जी क्या होता है? इट इज द एनर्जी एक्यूमुलेटेड in the bonds of chemical compounds. So, what do you mean by chemical energy? It is actually the energy accumulated in the bonds of chemical compounds and is released at the time of chemical reactions. Chemical reactions के टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम केमिकल एनर्जी बोलते हैं। केमिकल एनर्जी वो एनर्जी है जो केमिकल रिएक्शंस के टाइम पर रिलीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, एनर्जी पोजेस्ड बाय नेचुरल गैस। ठीक है, तो केमिकल एनर्जी में मैंने एग्जांपल दिया एनर्जी पोजेस्ड बाय नेचुरल गैस या बायोमास। ओके, एनर्जी पोजेस्ड बाय कोल। ठीक है, जब जब केमिकल बॉन्ड्स टूटते हैं तो उस समय एनर्जी रिलीज होती है, या उस समय केमिकल बॉन्ड्स टूटते हैं या केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं तो उस समय एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं केमिकल एनर्जी की, वहाँ पर एनर्जी रिलीज होने की बात कर रहे हैं। तो आप देखें, जब भी नेचुरल गैस की बात करते हैं, बायोमास की बात करते हैं, कोल की बात करते हैं, इन सब में केमिकल एनर्जी की बात होती है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, नेचुरल गैस। ठीक है, जिसके बारे में हम बोल सकते हैं कि वो भी जो है वो एनर्जी पोजेस करता है। खैर, तीसरी हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? इट इज काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी कॉज्ड ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो एनर्जी होती है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। It depends upon the speed of electrons. Remember, it depends upon the speed of electrons. As the speed increases, so does the electric energy. अगर स्पीड बढ़ेगी इलेक्ट्रिक एनर्जी बढ़ जाएगी, स्पीड कम होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम हो जाएगी। अब एग्जांपल इसमें मैं क्या दूं आपको? बहुत सारी एग्जांपल्स आप इसमें उनके बारे में बात कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय अ बैटरी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय लाइटनिंग एट थंडरस्टॉर्म्स, ये सारी इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में मैंने आपको बताया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? इट इज काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी कॉज ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के कारण एक तरह का काइनेटिक एनर्जी बनती है, एक तरह की काइनेटिक एनर्जी बनती है जिसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात, इट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ही डिपेंड करती है। ठीक है, चलते हैं और बात करते हैं एक और, लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी, इट इज एनर्जी ड्यू टू लाइट और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण जो एनर्जी होती है उसको हम लाइट एनर्जी कहते हैं। और एक और बात मैं बता दूं, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी भी कहा जाता है या रेडिएंट एनर्जी भी कहा जाता है। सूर्य से जो एनर्जी आपको मिल रही है, सन से जो एनर्जी मिल रही है, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। और रेडिएंट एनर्जी, लाइट एनर्जी तो हम इसको कहते ही हैं। और एग्जाम्पल्स देखिए, एक और एग्जाम्पल देखिए, और उसमें मैं बताऊंगा न्यूक्लियर एनर्जी। What do you mean by nuclear energy? It is the energy present in the nucleus of an atom. Okay? न्यूक्लियस के अंदर जो एनर्जी होती है उसको हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। एंड न्यूक्लियर एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन द न्यूक्लियस कंबाइंस और सेपरेट। व्हेनेवर अ न्यूक्लियस कंबाइंस, मतलब जब भी फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है या न्यूक्लियर फिजन होता है, जब भी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, आप ध्यान से सुनिएगा, न्यूक्लियर एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन द न्यूक्लियस कंबाइंस और सेपरेट्स। यानी कि जब भी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है या न्यूक्लियर फिजन होता है तब न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यूरेनियम का। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, आपको पता ही होगा। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है विच इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियर एनर्जी इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। और देखते हैं सोनिक एनर्जी। सोनिक एनर्जी
अगर आप डिस्कवरी वगैरह देखते हैं, चैनल डिस्कवरी चैनल या और कोई इस तरह के चैनल्स देखते हैं, तो मैं आपको बता दूं, वहाँ पर बहुत सारी इस तरह के चीज़ें बताई जाती हैं। तो मैं एक बार देख रहा था डिस्कवरी शायद, तो वहाँ पर एक वेपन के बारे में बताया था जो साउंड के ऊपर काम करता है, साउंड के कारण काम करता है, और बहुत ही डेंजरस वेपन उसे माना जाता है। ठीक है। अब मैंने ये क्यों आपको बताया, क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू टेल यू अबाउट sonic energy. I was going to tell you about sonic energy. It is the energy produced by a substance as it vibrates. ठीक है। और दिस एनर्जी फ्लोज थ्रू द सबस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स। ये साउंड वेव्स की फॉर्म में ये एनर्जी जो है इट फ्लोज। तो बहुत सारी एग्जांपल्स आप इसमें ले सकते हैं। मैं तो अभी अभी आपको एक वेपन का आपको एग्जांपल दिया, लेकिन एक खूबसूरत एग्जांपल जो है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की भी हो सकती है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स प्रोड्यूस साउंड एनर्जी। ओके ओके, चलते हैं। अब हम बात करते हैं एक और एनर्जी की टाइप की, जिसको वी कॉल इट आयोनाइजेशन एनर्जी। वी कॉल इट आयोनाइजेशन energy. Ionization energy. So what is ionization energy? It is the energy that binds electron with its nucleus. It is the energy that binds electrons with its nucleus. So it is thus the amount of energy required to remove one electron completely from its atom. Subsequently, the ionization energy increases as we remove the second electron from the atom, called second ionization energy. ठीक है, मैं फिर से आपके लिए ये बात रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। मैं आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बता रहा था, तो आप ध्यान से इसको सुनिएगा। आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी दैट बाइंड्स इलेक्ट्रॉन्स with its nucleus. Okay, it is the amount of energy required to remove one electron completely from its atom. इसको हम बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है द आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज एज वी रिमूव द सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम, और इसको हम बोलते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है जिसको हम बोलते हैं, वी कॉल इट मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल मैकेनिकल एनर्जी, ये माफ़ कीजिएगा, एक जगह थोड़ी सी कम थी, तो अब देखिए मैं फिर से लिख रहा हूँ, मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी बताने के लिए अभी तक देखिए और बहुत सारी एनर्जी की टाइप्स होती हैं। हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सोनिक एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, ये सारी तो मैं आपको बता चुका हूँ। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट मैकेनिकल एनर्जी। ओके, वी आर गोइंग टू स्टडी मैकेनिकल एनर्जी। हम मैकेनिकल एनर्जी को स्टडी करेंगे। तो मैकेनिकल एनर्जी को बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैकेनिकल एनर्जी एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी और साथ में पोटेंशियल एनर्जी, ये दो टर्म्स आपने सुने होंगे अपनी पिछली क्लासेस में। मैकेनिकल एनर्जी इट इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी और साथ में पोटेंशियल एनर्जी का सम टोटल। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम टोटल जो है, इट इज़ नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। सो it is the energy obtained by an object due to motion or by virtue of its position. ये आपने याद रखना है। तो बहुत सारी इसमें एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, तो मैं उन एग्जाम्पल्स के बारे में आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाते वक्त बताऊंगा। ठीक है। मैं अब आपको आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट काइनेटिक एनर्जी।
हम बात करेंगे किसके बारे में, काइनेटिक एनर्जी के बारे में। अभी तक मैं आपको बहुत सारी चीज़ें एनर्जी के बारे में बता चुका हूँ और एनर्जी की टाइप्स के बारे में भी बता चुका हूँ, लेकिन अब जो 9th के सिलेबस का पार्ट है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इनके बारे में मैं बात करूँगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी, व्हाट डू यू मीन बाय काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी is the energy possessed by a body due to its motion. Kinetic energy, energy due to its motion. ये वर्ड जो है ना, it is derived from ये एक ग्रीक वर्ड है, काइनेटिकोस। इसका मतलब होता है टू मूव। तो इस वर्ड से काइनेटिक वर्ड जो है इसको डिराइव किया गया। So, what do you mean by kinetic energy? Kinetic energy is actually the energy possessed by a body due to its motion. एक बॉडी मोशन में है और वो मोशन में होते हुए देखिए कितने कमाल कर सकता है। मैंने एग्जांपल दिया, एक बॉल, इट रोल्स एंड हिट्स अनदर बॉल, और वो बॉल जो है इट कम्स इन मोशन। एक बॉल एक रेस्ट पर है और एक दूसरा बॉल उसको स्ट्राइक करता है और ये बॉल भी जो है मोशन में आ जाता है। ठीक है। और एग्जांपल देखिए, आप क्रिकेट खेल रहे हैं और अचानक आपकी बॉल जो है पड़ोसी के कांच से टकराती है और वो कांच टूटकर बिखर जाता है। कैसे? ठीक है, आप सोच सकते हैं वो बॉल जो कांच के साथ टकराई उसमें काइनेटिक एनर्जी थी। और बहुत सारी एग्जांपल्स ले सकते हैं। आप देखिए, तेज हवा चलती है, विंड ब्लेड्स मूव करने लग जाते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है इट इज पोजेस्ड बाय द विंड। ओके, जो विंड है उसमें काइनेटिक एनर्जी है, इसलिए वो क्या कर रही है, विंड मिल को घुमा रही है। विंड मिल को घुमा नहीं रही, सॉरी, जो ब्लेड्स हैं उनको घुमा रही है। ओके। और बहुत सारी एग्जांपल्स आप इस तरह की ले सकते हैं। मैंने हैमर का एग्जांपल दिया। आप जितनी ज़ोर से हैमर के साथ स्ट्राइक करेंगे नेल को, नेल उतनी तेज़ी के साथ अंदर की तरफ चला जाएगा। ओके। तो बहुत सारी इस तरह की एग्जांपल्स हम उनके बारे में बात कर सकते हैं। तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। अब हम बात करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी की। लेकिन एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है ये होता क्या है। इट इज हाफ mv²। ओके, काइनेटिक एनर्जी जो है ये हाफ mv² के बराबर हम इसको मानते हैं। हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ mv² के बराबर है। तो कैसे ये एक्सप्रेशन हम डिराइव कर सकते हैं, अब उसके बारे में हम बात करते हैं। तो मैंने अभी आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताया। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन एंड इट इज represented by this formula, half mv²। ओके, अब किस तरह से आप ये फॉर्मूला बना सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो वो देखते हैं। अब सपोज करिए आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है, हम बात करें किसकी, एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है। मास इस बॉडी का m है। ओके, मैं फिर से बता देता हूं। लेट अस कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m। वी हैव अ बॉडी ऑफ मास m। ठीक है जी, वी हैव अ बॉडी ऑफ मास m। let us consider a body of mass m. It is moving with an initial velocity u। ठीक है, it is moving with an initial velocity u on a frictionless surface। एक frictionless surface पर ये मूव कर रही है।
अब ज़रा ये भी सोचिएगा, क्या ये ऐसा हो सकता है कि कोई फ्रिक्शनलेस सरफेस पर मूव कर रहा हो? इसके बारे में भी ज़रूर सोचिएगा। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m which is moving with an initial velocity u on a perfectly frictionless surface. ठीक है, let a constant external force acts on it and produce an acceleration a. ठीक है, एक बॉडी है जिसका मास है m, ओके, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, ओके, उस पर फोर्स एक्ट कर रही है क्या, f, ओके, और वो फोर्स एक्ट करने के कारण एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है क्या, a. अब इतनी आपने बातें कर ली, आपने एक्सेलरेशन के बारे में बात कर ली, लेकिन हमने फाइनल वेलोसिटी की बात नहीं की, तो ये इनजस्टिस होगा, ये भी हमें लिखना पड़ेगा, ओके। अब देखिए, मास है बॉडी का m, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v ऑन अप्लाइंग फोर्स f, है ना, ऑन अप्लाइंग फोर्स f, इनिशियल वेलोसिटी u था, वो फाइनल वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गया, v में कन्वर्ट हो गया, यू अप्लाइड फोर्स f, तो इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो v में चेंज हो गया, और इस दौरान क्या हुआ, एक्सेलरेशन हुई क्या, a. So we have body of mass m with initial moving with the initial velocity u, force F is applied and the velocity changes to v for some time, say t, तो acceleration हो जाएगा a. I'm sure कि आपको ये समझ आ गया होगा। आपको याद होगा कि आपने पढ़ा हुआ है कि W जो है, वर्क डन जो है, वो F इंटू एस के बराबर होता है ना, वर्क डन जो है F इंटू एस के बराबर होता है। आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि F जो है वो किसके बराबर होता है, इट इज ma, ओके, आपने ये पढ़ा हुआ है ना, F जो है वो ma के बराबर होता है। इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि S जो है वो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a के बराबर में होता है। ठीक है जी, आपने पढ़ा है F जो है वो ma के बराबर होता है, आपने ये पढ़ा कि S जो है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a के बराबर होता है, ओके। तो अब ये जो आपने वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ आपने यहाँ पर पुट कर देनी है, F की जगह F इज इक्वल टू ma, S की जगह v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो ज़रा देखिए ये क्या बन जाएगा, इट इज़ गोइंग टू बिकम W इज इक्वल टू ma इंटू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ओके। a और a कैंसल, सो W इज इक्वल टू m v स्क्वायर माइनस m u स्क्वायर अपॉन 2, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर और हाफ एम यू स्क्वायर, ओके। सॉल्व करके देखिए, आपका यही बनने वाला है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ओके। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपने पढ़ा कि W जो है वो F इंटू एस के बराबर होता है, और F आपने देखा मास इंटू एक्सेलरेशन, S आपने देखा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपने यहां पर पुट कर दी F की जगह और S की जगह। F की जगह ऑब्वियसली आपने F इज इक्वल टू ma पुट किया, तो ये F इज इक्वल टू ma हो गया, और S की जगह आपने v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2as पुट किया, तो ये आपके पास कुछ इस तरह से बन गया। ज़रा इसको सॉल्व कीजिएगा, ओपन इट, एंड आपको क्या मिल जाएगा वो आप देख लीजिए, ओके। तो W इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर हो गया। अब इनिशियली बॉडी अगर रेस्ट पर है तो U ज़ीरो होगा डेफिनेटली, है ना। अगर अगर इनिशियली आप कहते हैं कि बॉडी रेस्ट पर है, जैसा कि हमने पहले ही बात कर लिया,
कि इनिशियल वेलोसिटी अगर ज़ीरो है तो ये u जो है ये ज़ीरो बनने वाला है और ये आपके पास सिर्फ रह जाएगा w इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है जी, w इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। The work stored up in a moving object is called the kinetic energy, you know। तो इसीलिए आप इस W की जगह जो है वो E के भी लिख सकते हैं। E के मतलब काइनेटिक एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ एम वी स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरह से आप काइनेटिक एनर्जी जो है वो निकाल सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज हाफ द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। सिंपल। ठीक है जी। तो अभी अभी मैंने आपको क्या निकाल के दिखाया, मैंने एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी आपको निकाल कर दिखाया। ठीक है जी, आपने अभी अभी एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी जो है वो निकाला। खैर, और बात करते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की। अगर आपने सुना होगा तो मैंने पहले भी बताया, पोटेंशियल एनर्जी जो है इट इज एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। अपनी पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है एक बॉडी में, उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब देखिए, इट इज मेजर्ड बाय द वर्क दैट द ऑब्जेक्ट कैन डू इन पासिंग फ्रॉम इट्स प्रेजेंट पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन टू सम स्टैंडर्ड पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी, फिर से आप ध्यान से इस बात को सुनिएगा। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। The energy possessed by an object due to its position or configuration is known as potential energy and is measured by the work that the object can do in passing from its present position or configuration to some standard position or configuration. You people might wonder, जब मैं यहाँ पर configuration बोल रहा हूँ तो उसका मतलब क्या है। उसका मतलब आप ले सकते हैं शेप से। ओके, तो अक्सर क्या होता है, इन केस इफ द अप्लाइड फोर्स डज नॉट चेंज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बट इंस्टेड changes its position or configuration, the work done by the force gets stored up in the object in another form of energy which is called potential energy। ठीक है, तो हम जब बात करते हैं किसी अप्लाइड फोर्स की जो वेलोसिटी में चेंज नहीं ला रहा, विच डज नॉट चेंज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेकिन इट चेंजेस इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। जब मैं फिर से बता दूं, जब मैं कॉन्फ़िगरेशन बोल रहा हूं तो मेरा मतलब है शेप से। The work done by the force gets stored up in the object in another form of energy which is called potential energy। ठीक है जी, चलते हैं आगे। पोटेंशियल एनर्जी को आप इस तरह से भी कह सकते हैं, यू कैन ऑल्सो, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो टर्म्ड एज कन्फिगुरेशन एनर्जी और म्यूचुअल एनर्जी। इसको कन्फिगुरेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं आप, म्यूचुअल एनर्जी भी बोल सकते हैं। मैं एग्जांपल देकर आपको बात समझाता हूँ। जब आप बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन के कारण जब आप एनर्जी की बात करते हैं, तो आप देखिए बड़े बड़े डैम्स हैं। ओके, वहाँ पर पानी जो है उसको हाइट से फेंका जाता है, ऊंचाई से फेंका जाता है। आपने सुना होगा बड़े बड़े डैम्स में, सपोज करिए ये एक डैम है। ओके, ये एक डैम है और यहाँ पर क्या होता है, पीछे नदी का पानी रोका गया होता है और रिजर्वायर बनाया गया होता है और काफ़ी मतलब हाइट तक पानी जो है पहुँचा दिया जाता है। तो देखिए कितनी हाइट तक पहुँचा दी गई है। ओके, तो फिर क्या होता है, यहाँ से पानी को यहाँ से नीचे फेंका जाता है। पानी यहाँ से बहता हुआ नीचे की तरफ आता है। ओके,
यहाँ से बहता हुआ पानी नीचे की तरफ आता है और नीचे टरबाइन्स होते हैं और टरबाइन्स घूमती हैं और एनर्जी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर जनरेट होती है। तो आप देखिए यहाँ पर पानी को बहुत ऊंचाई से फेंका गया, ठीक है। नो डाउट यहाँ पर पानी जो है, बहते हुए पानी की एनर्जी से हम बिजली बना रहे हैं, नो डाउट, ओके। लेकिन वो बहता हुआ पानी जो है उसको बहुत हाइट से फेंका गया और यहाँ पर क्या होता है आपको पता होगा, यहाँ पर टरबाइन्स होती हैं। खैर ये जिस तरह जितनी आसान डायग्राम आपको लग रही होगी उतना आसान सिस्टम नहीं होता ये, ठीक है। यहाँ टरबाइन होती है और ये टरबाइन घूमती है और इसके घूमने पर क्या होता है, एनर्जी जो है बनती है। तो कितनी हाइट से यहाँ पर पानी को फेंका गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो है ये पोजेस करे, ओके। सो वाटर स्टोर्ड इन रिजर्वॉयर्स, ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है पोटेंशियल एनर्जी का। किसी भी डैम में ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ वाटर इज स्टोर्ड इन इट एंड इट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर विच जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी फॉर अस। और बहुत सारी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। सपोज करिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर बात समझाता हूँ तो आप देखिएगा। सपोज करिए हाइट से कोई चीज़ नीचे की तरफ गिर रही है, ओके। हाइट से कोई चीज़ नीचे की तरफ गिर रही है। अब सपोज करिए एक बॉडी जो है वो, ये एक बॉडी है, ओके। ये 1 मीटर की हाइट से नीचे की तरफ गिरी, ठीक है। और यही बॉडी जब ज़्यादा हाइट से नीचे की तरफ गिरेगी, सपोज करिए 100 मीटर की हाइट से, तो इसमें एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पर इसकी पोजीशन जो है वो बहुत ऊपर है, बहुत ऊंची पोजीशन है। यहाँ पर पोजीशन जो है सिर्फ 1 मीटर है, हाइट पे है ये, तो इसमें एनर्जी कम होगी। यहाँ पर ये 100 मीटर की हाइट पर है तो इसमें एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी। A lifted weight as it can do work when it falls down under gravity, और जितना ज़्यादा आप उसको लिफ्ट करेंगे उतना ज़्यादा एनर्जी वो पोजेस करेगा। इसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन भी आप दे सकते हैं एग्जाम्पल में, बहुत सारी एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं। उसमें एक एग्जाम्पल होता है स्ट्रेच्ड बो। जितना पीछे की तरफ आप उसको खींचेंगे, ओके, एरो जो है उतनी तेजी के साथ आगे जाएगा। जितना पीछे की तरफ आप उस बो को खींचेंगे उतना तेजी के साथ एरो जो है वो आगे जाएगा। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन। और बहुत सारी एग्जांपल्स इसमें हो सकती हैं। खैर हम देखते हैं एक और बात, पोटेंशियल एनर्जी की बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं। तो आप कोई भी एग्जांपल उसमें लेकर आप चल सकते हैं। तो टाइप्स भी बहुत सारी होती हैं पोटेंशियल एनर्जी की। मैं आपको बताऊं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक टाइप है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी दूसरी टाइप है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ये तीसरी टाइप है, और भी कुछ टाइप्स जो हैं वो होती हैं। अब अगर मैं यहाँ पर एक्सप्रेशन की बात करूँ तो इसका एक्सप्रेशन बड़ा सिंपल है। मैं आपको बताऊँ, आपने पढ़ा हुआ है कि F जो है वो किसके बराबर होता है, इट इज़ इक्वल टू ma, है ना। F जो है वो किसके बराबर होता है, ma के बराबर होता है। तो मैं F को तो चेंज, m को तो चेंज नहीं कर सकता, कांस्टेंट होता है वो चेंज नहीं करेंगे। a को हम यहाँ ज़रूर चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर हम a को ज़रूर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू एम जी, ओके। अब आपको पता है, यू नो दिस, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। आपको पता है F जो है यहाँ पर जब आप किसी हाइट पर रख रहे हैं तो वो mg होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा ना, हाइट पे रख रहे हैं आप, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। वर्क डन तो वही होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की जगह आप हाइट लेंगे, ठीक है ना। पोजीशन चेंज हुई, नीचे थी एक बॉडी और आपने उसको इधर रख दिया। ये मैंने आपको बताया 1 मीटर का डिस्टेंस पे था और ये 100 मीटर के डिस्टेंस पे था, आपको याद होगा। खैर एक बॉडी की आपने हाइट बढ़ा दी, मतलब वो यहाँ पर है और आपने उसको यहाँ पर कर दिया, तो ये h हो गया।
और F तो आपने देख लिया कि वो mg के बराबर है, तो W जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बिकम इक्वल टू mgh। सिंपल, mgh। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो जिस वर्क डन की आप बात कर रहे हैं, दिस वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट which changes its position is called the gravitational potential energy। okay, ये आपने याद रखना है। this work does not go waste and instead is stored in the object in the form of its potential energy। this potential energy is denoted by EP, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। आई एम श्योर कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मैंने बहुत सारी नई चीज़ें आपको बताई। हमने आज एनर्जी के बारे में बात की, ठीक है जी। मैंने एनर्जी के बारे में आपको बताया, मैंने पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताया, उनके एक्सप्रेशन के बारे में बताया, और बहुत सारी नई चीज़ें आपने इसमें सीखी। अपना ध्यान रखिएगा। गुड डे। नेक्स्ट लेक्चर जो है, इट इज़ अबाउट द न्यूमेरिकल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। बाय, सी यू सून।